आज हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझते हैं, है न। आज हम लोग खूब बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे। कल वाला 5 मिनट जो कल का पढ़ाए थे ना, उसका थोड़ा सा हो जाए। पूरा 1 घंटा जो पढ़े थे हम लोग, उसका 5 मिनट ज़्यादा नहीं। कल हम चर्चा कर रहे थे इटली का एकीकरण का। किसका चर्चा कर रहे थे? तो इटली का एकीकरण का जनक जो है मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी लगभग 13 छोटे बड़े खंडों में बटा, मैंने इटली लगभग 13 छोटे बड़े खंडों में क्या था? बटा हुआ। और उसको उस पर पूर्ण रूप से वर्चस्व किसका था? तो ऑस्ट्रिया का शासक, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो अपना चेला चपाटी को वहाँ बैठा देता था और वो अपने रहता था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और बाकी चेला चपाटी से चलवा करके धन दौलत वहाँ हकी करता था, हड़पता था। जनता काफ़ी क्या था? परेशान था। तो ऑस्ट्रिया का एकीकरण का जनक, इटली का एकीकरण का जनक जो कहा जाता है तो मेजनी को कहा जाता है। मेजनी बहुत ही एकीकरण माने एक करना, राष्ट्रवाद की भावना जिसमें आ जाता है कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से हम अपना देश को की करें, एक कर रहे हैं, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। देश प्रेम किसको करेंगे कि देश में कहीं कुछ हो, देश हमारा कहीं इधर से उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रवाद देश प्रेम में आसमान जमीन का क्या है? फ़र्क है। राष्ट्रवादी जो होते हैं देश के सांस्कृतिक, भौगोलिक और संस्कृति के लिए लड़ते हैं, और जबकि देशवादी जो होते हैं खाली देश के लिए सोचते हैं, है ना जी, भौगोलिक पर फोकस करते हैं। तो हम चर्चा करें कल का। तो कल हम बताए थे आपको इटली का एकीकरण। किसका एकीकरण बाबू? हाँ, इटली का एकीकरण का चर्चा किए थे। किसका चर्चा? कि इटली का एकीकरण। थोड़ा 5 मिनट सुन लीजिए। तो इटली का एकीकरण में जो है जन्मदाता के रूप में इटली का, कि जिस प्रकार से राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से इटली का एकीकरण का जन्मदाता मेजनी को कहा जाता है। हाँ, मेजनी, फटाफट देख लेंगे, है ना। मेजनी को कहा जाता है। मेजनी जो है क्या किया जी? एगो दल बनाया जिसका नाम था कार्बोनारी। इस पर फिर क्वेश्चन देंगे, फिर आज का सब्जेक्ट पर आएंगे ना। मेजनी एक दल बनाया जिसका क्या नाम था? मेजनी एक दल बनाया जिसका नाम था कार्बोनारी। कार्बोनारी एक कैसा दल था? तो गुप्त दल था। गुप्त दल था। 1831 ईस्वी में मेजनी की किया, फटाफट कल का देख लेते हैं। यंग इटली का स्थापना किया। फिर 1834 में मेजनी क्या किया जी? हाँ, यंग, देखिए स्क्रीन पर आ रहा ना, आ रहा जी। यंग यूरोप की स्थापना किया था 1834 में। मेजनी ने क्या चीज़ का? यंग यूरोप। मेजनी का कहना है कि तुम अगर परिवर्तन देखना चाहते हो तो शासन युवाओं के हाथों में दे दो। किसके हाथों में दे दो? जी हाँ। तो मेजनी को खदेड़ दिया ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक। ठीक। अब यहाँ की जनता में, इटली के जनता में 13 जो छोटे बड़े राज्यों में इटली बटा हुआ था ना, तो उनके जनता में जो है माने उनके जनता में भी राष्ट्रवाद की भावना की हो चुका था, आ चुका था। मेजनी ने हुंकार भर दिया था, मेजनी का पतन कर दिया, मेजनी को भगा दिया गया। किसको भगा दिया गया? किसको भगा दिया गया बाबू? मेजनी को जब भगा दिया गया, किसको भगाया गया? जी हाँ। तो अब मेटरनिक भी समझ चुका था कि यहाँ के जनता हमको चाहने वाला, क्या समझ चुका था? मेटरनिक भी, देखिए स्क्रीन पर बराबर आ रहे हैं ना, ये मैं कौन समझ रहा था जी? मेटरनिक भी अब बढ़िया से समझ चुका था कि यहाँ के पब्लिक, यहाँ का जनता हमको चाहने वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने चाल चला। इटली का जो बड़ा बड़ा क्षेत्र था ना, बोला जाइए ना भाई, आप हमको नहीं चाहते हैं। तो इटली का 2 बड़ा बड़ा क्षेत्र था, सर्डिनिया, सर्ड जैसे से बोलते हैं उससे लिखेंगे, सर्डिनिया, और दूसरा था पिड माउंट। उसका शासक विक्टर इमैनुअल को बना दिया। विक्टर इमैनुअल वो थे कहाँ के? इटली का ही थे। कहाँ के थे? लेकिन किसके अंडर में थे? मेटरनिक के अंदर में। वो चाल चल गया, वो उधर ही हो गया ना। वो क्या किया जी? चाल चल गया। और विक्टर इमैनुअल की किए प्रधानमंत्री किसको बना दिए? वेरी गुड आंसर आपका। काउंट पढ़ के आए थे? अब हम 5 मिनट में उसको देख लेते हैं जो कल है पढ़ाए थे, है ना जी। सब रोज वही कहते हैं जो कल पढ़ाए उसका संजय, फिर उस पर क्वेश्चन दागते हैं, है ना। अब बाकी आप पढ़िए। सर्डिनिया पिडमाउंट बड़ा सा क्षेत्र इटली का था, उसको संभालने के लिए दिया अपन चला विक्टर इमैनुअल का, जो इटली का ही था। वो प्रधानमंत्री चुन दिया काउंट काबूर के। काउंट काबूर 1 नंबर राष्ट्रवादी था। वहाँ उसको शासन से मतलब नहीं था, वहाँ का जनता से प्रेम था। वह भी चाहता था राष्ट्रवादी हो गए। लेकिन काउंट काबूर को पता था कि अकेला अगर हम लड़ लेंगे किससे, तो संभव नहीं है कि हम जो है हमको आज़ादी मिल पाएगा। क्या सोचा ऐसा?
इसलिए बोला कोई तो चाल चलना चाहिए। इसलिए 1853-54 में 1853 क्रीमिया का युद्ध हुआ। क्रीमिया का 1853 में क्रीमिया का युद्ध, अभी जस्ट हम सारांश किसका करें, इटली का ही करें। क्रीमिया का युद्ध जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और जी, क्रीमिया का युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुआ था। बिना कहले जो है काउंट काबूर किसका साथ देने चला गया, फ्रांस का। ऑस्ट्रिया अपने को हारता देख तो समझौता का रुख अपनाया। समझौता में काउंट काबूर को भी बुलाया गया। काउंट काबूर कह दिया ऑस्ट्रिया को कि हाँ तोरे गलती है ये, हम तोरे पार्टी हैं, तोरे विरोध हो जाएं। बोला अच्छा तोरा हम बताते हैं, ठीक। इससे पहले कि काउंट काबूर जो है फ्रांस से जाके मिल गया कि देखिए भाई आप लड़ रहे थे, हम आपको जब के बचाए, तो बोला हाँ अब बचाए तू हमारा दुश्मन हो गया, वो हमारा मारे लेबे करेगा। काउंट काबूर चाल चढ़ रहा था है ना, अब आप हमको बचाइएगा, तो बोला हाँ बचा देंगे। तो हम आपको बचाए तो अभी बचाइएगा, लेकिन हमको बचाइएगा तो हम मंगनी किसी का थी, हाँ किसी का थी नहीं काम करवाते हैं। आप हमको बचाइए बदली में, लेकिन आपको सेवाय इटली के 2 क्षेत्र सेवाय और वेरी गुड बेटा, सेवाय और नीस दे देंगे। तो ये बोले यहाँ खुश हो गया। वहाँ का उस समय फ्रांस का क्या था शासक, नेपोलियन तृतीय, वो खुश हो गया कि एकदम बोलिए आज ही हम मदद करते हैं। बोले नहीं वो अपने लड़ाई झगड़ा करेगा। तब इधर जो है ऑस्ट्रिया था तो पिडमाउंट के सीमा को लेकर लड़ाई किया कि पिडमाउंट हमारा है, तो बोले लड़ना ही लड़ लो भाई। काउंट का वो लड़ना शुरू किया और उन्हें से आ गया कौन, फ्रांस। बस ही चढ़ गया लोमार्डी, कहाँ जी, जगरा पर ऑस्ट्रिया का हक था वो हड़प लिया, ही आग क्षेत्र हड़प लिया, यहाँ हड़प लिया, यहाँ हड़प लिया। अब नेपोलियन को लग गया डर कि बेहुदा एक साथ देते जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया पर चढ़ते जा रहा, कहीं ऐसा न होवे हम इसको साथ दे रहे हैं, बिहान होके हम ही को आँख दिखा दे। ये बोला भाई कि हम बड़ी आपको मदद किया, अब हम आप लड़ते रहिएगा, हम आपका साथ है नहीं देंगे। तो ये काउंट का बोला ठीक है नहीं दीजिएगा तो जाइए, आपको नीस नहीं देंगे, खाली सेवाएं देंगे, लास्ट तक लड़िया नहीं रहे। लेकिन लगल है कौन देंगे आपको जी, सेवाएं, लेकिन तभी देंगे जब हम लड़ रहे हैं। इतना तो बढ़ चुका था काउंट काबूर, अरे इतना बढ़ चुका नहीं था जी, इतना चलेगा तो सोच रहा था बकल्लू लड़ लेगा। लेकिन आपको जो ऑस्ट्रिया का साथ देना नहीं है, आप जो ऑस्ट्रिया का साथ लेकिन दीजिएगा, किसका साथ नहीं दीजिएगा, आप जो ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दीजिएगा। आप किसका साथ नहीं दीजिएगा, के बोला, बोला ठीक है हम नहीं देंगे, हमरा की जाता है, हम ऑस्ट्रिया का साथ है। कौन बोला ऐसा, काउंट काबूर बोला कि ठीक है कि हम उसको साथ नहीं देंगे। ये बेचारा बढ़ते गया, उसको पीछे हटना पड़ गया। और बाद जब लड़ाई खत्म हुआ तो सेवाय प्रदेश के जनता को बोला कि बताइए आप हैं किसके दने, ये माने इटली दने। सेवाय के जनता जो था किसको मानता था, काउंट काबूर को। इटली वो राष्ट्रवादी था, वो चाहता था इटली का है, हम इटली में रहे। और कह रहा था कि आपको फ्रांस मांग रहा है, क्या जाइएगा, तो बोला नहीं लड़ेंगे उससे। और फिर फ्रांसों से लड़ लिया, ऐसा ने सेवाएं दिया ने नहीं, ठीक। राष्ट्रवादी भावना की हो चुका था, प्रबल हो चुका था, बढ़ रहा था आगे। इन्हें आओ ये जो अपनी इटली है, ये पर छोटा छोटा क्षेत्र था, सिसिली था, नेपाल्स था, सिसिली कौन था जी, नेपाल्स। तो वहीं जो है एगो गैरीबार्डी पेशे से नाविक था, वो की किया, काउंट काबूर इन्हें देख रहा था और वो बेचारा पेशा से नाविक था, नेता होता कोई पेशा से नाविक था। बोला राष्ट्रवाद की भावना पनपल उन्हें आज़ाद करा रहा था, हम इन्हें आज़ाद करा देते। वो अपन खुद सेना बना के उन्हें खदेड़ दिया सबको जो शासन करा था सिसिली नेपाल्स पर। और बाद गैरीबार्डी आगे बढ़ा, बोला कि इटली की राजधानी रोम पर भी हम आक्रमण की योजना बनाते हैं। काउंट काबूर नहीं लड़ रहा था इन्हें, तो काउंट काबूर मना कर दिया कि आपने हम हैं टेंशन काहे ले रहे हैं। तो बोले ठीक है आप लड़िए रहे हैं तो लड़िए, हमको इस देश से कोई फायदा नहीं चाहिए, हमको देश का आज़ादी चाहिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद गैरीबार्डी का जो है जीवनी का प्रचार किया गया कि बनना है तो गैरीबार्डी जैसे स्वतंत्र संग्राम बनिए, गैरीबार्डी जैसे लोगों में देश प्रेम होनी चाहिए। भारत के स्वतंत्र गैरीबार्डी अपना धन दौलत पूरा देश को दे दिया और अपने किसान की भांति जीवन यापन किया, समझे। काउंट काबूर की मृत्यु 1862 में हो गया। लेकिन यहाँ जब राष्ट्रवादी की आंदोलन भावना बढ़ रहा था तो उनकी जब ये मृत्यु हो गया तो अकेला मर जाने से काउंट काबूर के कि सब की तुरंत आकस्टिया चढ़ जाएगा। और उन्हें 1848 में मेटरनी का भी की हो चुका था पता, यहाँ एक से एक नेता जन्म ले चुके थे, समझ गए ना जी। अंत में जाके 1871 में इटली का की हो गया एकीकरण, एकीकरण मैंने आज़ाद हो गया। कोई दिक्कत, अब इसी पर क्वेश्चन दागते हैं, कोई दिक्कत होगा, लिखो 10 मिनट क्वेश्चन।
10 मिनट करते हैं। 5 गो क्वेश्चन लिखो। एथेन कल पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? अगर तुम घर से नहीं पढ़ के आते, जो पढ़ाने वाला रहे घर से पढ़ के आओ, जो पढ़ा दें उसको भी जाके पढ़ो। अब बीच में पूछेंगे तो कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 2 बार 3 बार रिवीजन कराता है ना जी। लिखो तेजी में क्वेश्चन। इटली का एकीकरण का जनक किससे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किससे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का जनक, तेजी में खींचो थोड़ा सा। इटली के एकीकरण का जनक किससे कहा जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, नेक्स्ट क्यू ने कार्बोनारी कैसा दल था? कार्बोनारी, लिखिए, कार्बोनारी दल की स्थापना किसने किया था? कार्बोनारी दल की स्थापना किसने किया था? कार्बोनारी दल की स्थापना किसने किया था? बड़ा सरल लिखता है, घर में खूब पढ़े यार। कार्बोनारी दल की स्थापना। अगला क्वेश्चन, यंग इटली का निर्माण, यंग इटली और, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यंग इटली और अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली और यंग यूरोप का, यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? किसने किया था? यंग ने लिखला वो, किसने किया था? अगला क्वेश्चन लिखिए, यंग इटली का निर्माण कब हुआ था? नेक्स्ट क्यू, यंग इटली का निर्माण कब, यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? नेक्स्ट क्यू, यंग यूरोप की, यंग इटली का निर्माण का स्थापना कब हुआ था? यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इटली के, नेक्स्ट क्यू, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? फिर आपने लिखा इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन लिखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? 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 गैरीबाल्डी पेशे से, पेशे में होता रोजगार, पेशे में क्या होता है? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, काउंट काबूर की मृत्यु
कब हुई, काउंटकार की मृत्यु कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हुई थी। इटली का एकीकरण कब हुआ। 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 घर में तुम लोग खूब लिखो जी, तुम खूब लिखो, खास करके पार लग जाता है लिखने में, पार लग जाता है लिखने में। इटली का एकीकरण कब हुआ, फिर लिखिए। और सब विषय का सब कॉपी कर लेना है, और जो पढ़ाते हो उसमें जाके लिखना है, समझे। वेरी गुड। इटली का एकीकरण कब हुआ, फिर लिखिए। इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में किन किन राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान है। इटली के एकीकरण में किन किन राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान है। देखो कितना क्वेश्चन 10 हो गया होगा। चलिए ओनली 1 मिनट। इटली के एकीकरण में किन किन नेताओं का योगदान है। इटली के एकीकरण में किन किन नेताओं का योगदान है। ओनली 1 मिनट। फिर आज का पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना जी। ये हो गया कल का रिवीजन, फिर आज का पढ़ाई। बस पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना। आप नया बच्चा हो बाबू, नए बच्चे हो। हाँ, कितना दिन से आ रहे हो। हाँ, सब कॉपी ले लेना है आपको, है ना। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति रूटीन लिखा हुआ है, हिंदी संस्कृत लिख देना है। और रफ कॉपी रोज लाना, जो पढ़ाएंगे उसमें जाके लिखेंगे, जो सब्जेक्ट बने ले रहिएगा, समझे, तब क्लियर होगा। अब किताब सब व्यक्ति के पास हर हाल में होना चाहिए। टेक्स्ट बुक हुई जी बेस्ट बुक, जो पढ़ाते हैं ना किताब, वो सबसे बढ़िया किताब होता है। जो किताब हम आपको पढ़ाते हैं वो कैसा किताब होता है, बढ़िया किताब होता है, सबसे अच्छा किताब होता है। आज जो पढ़ेंगे मज़ा आ जानी है। हो गया, आई होप यू कि बन गया होगा आप लोग से। चलिए खड़ा जा बेटा तुम। यस, बोलो क्वेश्चन तेजी में। हाँ, फटाफट। जो टीम बनाए होंगे, टीम नहीं लिख पाया ना, नहीं बना पाया। काहे हो, कल आए थे ना, एक दो क्वेश्चन नहीं डीलिंग हो पाया। इसके अलावा घर में जाके जो पढ़ाने वाला रहे घर से पढ़ के आइए, जो पढ़ा दें उसको जाके पढ़िए, क्योंकि उस पर कल हो के क्वेश्चन देते हैं या नहीं देते हैं। अरे देते हैं जी। पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो कोई बातें नहीं। आपके माँ बाप यह सपना देख के मेहनत कर रहे हैं कि चलो आज हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन बेटा को पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा बेटा मजदूरी नहीं करेगा। और आप भी वही काम कीजिएगा, तो अभी से जाके करना चालू कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोलो बाबू। हाँ, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है। मेजनी को कहा जाता है। नेक्स्ट बोलिए। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, मेजनी को। अब क्या है, एक गुप्त दल था, कार्बोनारी गुप्त दल था, कार्बोनारी गुप्त दल था। नेक्स्ट बोलते हैं। आप लोग व्हाइट पैड खेले रहिए, उसके जो वहाँ पे लिखिए, है ना। क्या क्वेश्चन बोले आप। कार्बोनारी दल की स्थापना किसने किया। हाँ, कार्बोनारी दल की स्थापना किया था, तो मेजनी। कार्बोनारी दल की स्थापना किया था, मेजनी। कार्बोनारी दल की स्थापना कौन किया था। नेक्स्ट बोलिए। हाँ, मेजनी नहीं किया था, यंग यूरोप है, यंग इटली का। सोचिए, वो राष्ट्रवादी नेता थे, बेचारा पतन हो गया, है ना जी। बहुत सारे नेता लोग ऐसे जो निस्वार्थ भावना होता है। कोई नेता ऐसे होता था कि जब देश को आज़ाद करा देंगे तो हम भगा देंगे, राजतंत्र को ख़त्म कर देंगे, या बाहरी आक्रमणकारी भगा देंगे तो हम राजा बनेंगे। नहीं, आगे बोलिए। क्या कोई दिक्कत आ रहा है, आ रहा ना बोर्ड पर। क्या बोले। वेरी गुड। यंग इटली का तो 1831 ईस्वी। नेक्स्ट बोलिए।
सरकार नहीं है, सरकार कहाँ गई? सरकार नहीं है आज। अच्छा बोलो अभी। क्या बात, यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ? 1834 ईस्वी। नेक्स्ट बोलो। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गैरी वाल्डी को। नेक्स्ट। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। नेक्स्ट। कौन ठाकुर की मृत्यु कब हुई? 1862। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871। अब सुन, इतना क्वेश्चन हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन हम बोल रहे कि लिखाए थे। इटली का एकीकरण किन किन नेताओं के सहयोग से हुआ? हमको क्वेश्चन याद है, इतना बोलने के बाद कि लिखा। मेजनी वहाँ का हीरो, जैसे तो भारत के हीरो कैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी है, ठीक उसी प्रकार से मेजनी कौन बउआ? वीडियो का भी मजा लेते हैं या नहीं लेते हैं? अरे देखते हैं फिर घर में जाके, हैं? अगर मोबाइल मिल जाए तो फिर देखिए। आप लोग देखे थे कि ना? वीडियो का खूब मजा लो। व्याकरण फलना ढेमकाना दम है ना जी, पढ़ के देखो, कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस लाइव कर देते। बोलो आगे। मेजनी, काउंट काबूर, और बेटा और जो है गैरी वाल्डी। नेक्स्ट बोलिए। अब नहीं है, गैरी वाल्डी के सहयोग से हुआ था। ओके, एक आप क्वेश्चन लिख लो। विक्टर लिखो। पिडमाउंट और सर्डिनिया का शासक कौन था? 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टर, उसको लिखो। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? चलो पहला के आंसर क्या होगा? सर्डिनिया और पिडमाउंट का शासक कौन था? हाँ, वेरी गुड, पढ़े थे बेटा? ये लड़का ठीक पढ़ता है। कोई दिक्कत? मजा आता है? मजा लेना। अभी बताओ, बिना किताब के क्वेश्चन ठोक दिए 10-12 को। जितना पढ़ाए तो कुल्हे बोल दिए कि नहीं? इसका मतलब कितना रट्टा मारा है कि नहीं? कैसे हुआ? रट्टा मार लिए हैं। विद्याभ्यास कीजिए, जितना पढ़ते रहोगे उतना आपको याद होगा। जब एक देखो 75 जगह, जब हमको 100 फीट गड्ढा करने के लिए बेटा 100 जगह खनने की जरूरत, 1 फीट 100 जगह खनने की जरूरत नहीं, एक ही जगह खनने, लेकिन कई फीट? 100 फीट पानी निकल जाएगा। टारगेट मारो, हौसला रखो। किश्ती हदें तूफान से गुजर सकती है, बिगड़ी बातें फिर से बन सकती है। हौसला रखिए, इरादा नहीं बदलिए। यह किस्मत है, कभी भी बदल सकता है। हौसला रखना है, समझ गए कि नहीं? हर हाल में। गुड। हाँ, कि क्या विक्टर में क्या आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? पिडमाउंट और सर्डिनिया शासक विक्टर इमैनुअल। नेक्स्ट बोलिए। विक्टर इमैनुअल। आगे क्वेश्चन नीचे लिखल है। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? इसको मारेंगे तो तोड़ देंगे छोटा। पढ़ नहीं सकता का? अभी पढ़ लीजिए। ओके, चलो आज का पढ़ाई में जाएं। अभी तो पहले लेसन ही चालू हुआ था। भारत संसाधन एवं इसका उपयोग। संसाधन माने होता है धन। जहाँ से पढ़ा रहे हैं समझ में आ जाए। किताब तो सब लाइए, रूटीन नहीं लिखे अभी तक के? हैं? वहाँ रूटीन है, जाने वक्त देख लिए थे ना? ठीक है, जो सब्जेक्ट है लाया कीजिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट लेसन ही चालू हुआ, संसाधन में इसका उपयोग। संसाधन का मीन्स होता है धन। तुम कितने दिन से आ रहे बाबू? वेरी गुड, समझ में आता है? पढ़ा है? नहीं आता तो क्वेश्चन कीजिएगा कि सर नहीं समझे, फिर से बताइए कि संकोच कीजिएगा। सिर्फ स्क्रीन पर हमारा ही आता, आपका फोटो वगैरह नहीं आता है ना? क्वेश्चन करें कोई कंपनी नहीं। गधा होता है जो क्वेश्चन नहीं करता, चुपचाप बैठा रह जाता है, तो जिंदगी भर उसी रह जाओगे। कोई कुछ तुमको बोलते रहेगा, तुम वैसे ही रह जाओगे। पढ़ने वाला का मुंह खुलता है, वह गलत को बर्दाश्त नहीं करता। सुने, संसाधन किसको कहते हैं?
तो संसाधन जिसको हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? हमारे दैनिक जीवन में जितनी वस्तु उपयोग आता है सब क्या है? हमारे दैनिक जीवन। सब कॉपी सब करते हो, जिससे सब कॉपी मांगे नहीं अगर दिखाया तो बाबू 50 रुपया फाइन लग जाएगा, है ना। संसाधन क्या? जिसको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। संसाधन फटाफट बोल देते हैं अगला बार। संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, जैव और अजैव। जैव और उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के, नवीकरणीय और ई वाला मैट्रिक बोर्ड में पूछता है। उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के? याद रखिएगा कि कितने प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और नवीकरणीय वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कौन संसाधन है? अनवीकरणीय वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, वो की हो गया? अनवीकरणीय। चलिए अब आज का पढ़ाई हम देखते हैं। आज आपको पढ़ानी क्या है हमें, देखिए आज का पढ़ाई। आज पूरा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर, संसाधन के प्रकार के, वो पहला बार अगला बार पढ़ चुके। आज तुमको खत्म करेंगे विकास के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। समझा? समझाते हुए नहीं समझ में आवे बेहिचक क्वेश्चन पूछिएगा। तो हम बता दें आपको कि सबसे पहले क्वेश्चन है क्या है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। देख स्वामित्व, आज समझाएंगे आपको स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, जी हाँ, संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर बाबू? किसके आधार पर? किसके आधार पर? कोई दिक्कत है ना? रीडिंग देते हैं घर में? इधर देखिए खाली था, आगे खाली था, आप लोग पीछे बैठ गए। चलिए वहाँ निकलिए चारों, फास्ट तेजी में निकलिए चारों, तेजी में 1 2 3, टाइम वेस्ट नहीं करते, दौड़ क्या खाली इधर नहीं लियो। हाँ चलो एंट्री मारो, जगह रहते हो एकदम। देखें स्वामित्व के आधार पर संस्थान कितने प्रकार के? कौन कौन होता है भाई? व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन में धन होता है। संसाधन का मतलब होता है स्रोत, जरिया। देख लो बाबू, जो नयका समझ जाएगा। संसाधन क्या रखो है? जैसे हम मास्टर हैं, अब पढ़ा के पैसा कमाते हैं तो हो गया मेरे लिए पढ़ाना है संसाधन। एगो ढोलक बजाने वाला उससे पैसा कमाता है, ढोलक बजाना। एगो डांस करने वाला डांस बन करके पैसा कमाता है, डांस करना ही उसका क्या है? संसाधन है। एगो गायक गाना गा के पैसा कमाता है, उसका गाना गाना ही क्या है? कोई प्रॉब्लम? जो आदमी जहाँ से पैसा कमाता है वही संसाधन है। संसाधन 2 प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय। जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है प्राकृतिक। टेलीग्राम ज्वाइन किए हो? सब टोटल लिखा हुआ है, उससे नोटिस करो। टेलीग्राम में जाके बाबू सर सर्च करना है, ज्वाइन हो जाना है। ग्रुप है मेरा 850 का ग्रुप है, आया समझ में? उसमें 850 बच्चे ज्वाइन हुए हैं 4 माह में। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन समझ गए कि ना? क्या बोले? स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, आप किताब देखिए, हम ऐसे ही आपको पढ़ाते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, व्यक्तिगत होले न हो, व्यक्तिगत, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय। नहीं समझ में आवे बेहिचक पूछेगा, काहे कि कल इस पर क्वेश्चन देंगे। समझ रहे कि ना? राष्ट्रीय संसाधन ही हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय किताब पास में है? अब सबके उदाहरण देंगे कि किसको कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, संसाधन में की बताया? धन। क्या बताया? कम नहीं, संसाधन में कमाई का जरिया। संसाधन मैंने किससे हम पैसा कमाते हैं? बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, पंखा, वीडियो, फलना ढमकाना लगा के, इन्वर्टर, माइक, तेज सब इसे हम क्या लगाएं? ज़्यादा पैसा हो गया तो लगा दिए। क्या लगाएं? कल के ज़्यादा पैसा हो गया तो लगा दिए। गधा है, पैसा कमाने के लिए लगाए हैं सब। ऐसा समझे इससे ज़्यादा कमा सके। पैसा किसी के पास ज़्यादा होगा नहीं करता, खाली बुढ़वा का आदमी के पास पैसा ज़्यादा होता है। मेरा ज़्यादा पैसा होता तो दिल्ली में घर खरीदते, मुंबई में खरीदते। आज समझे कि नहीं? अब बेहतर इंडेक्स में लगाएंगे। अब 10वां परीक्षा देगा। वाह। व्यक्तिगत संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसको की कहेंगे?
जो पर्सनल हो, जैसे मेरा ज़मीन, भूखंड, घर हो गया, संपत्ति हो गया, ये पर्सनल हो सकता है, व्यक्तिगत हो गया। जगह पर कोई आदमी खास का अधिकार हो, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे कोई प्रॉब्लम हुआ हो, किसके आधार पर? व्यक्तिगत के आधार पर पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के, व्यक्तिगत के जैसे भूखंड, घर, संपत्ति जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जो पूरा समुदाय के हो, जैसे सामुदायिक भवन, सामुदायिक मंदिर, मस्जिद, शमशान। हाँ शमशान, ये भी समुदाय को होता है। हमारे गांव में 4 गो शमशान घाट है, तेलों के गांव में हो, जितना बड़ा गांव उतना शमशान घाट रहेगा। मनी फलना जातिया के यहाँ दब गड़ेगा या दफनाएगा, फलना जाति के यहाँ गड़ेगा या जलाएगा, ठीक है, समझ रहे कि ना? तो सामुदायिक होता है, नहीं तो ओकर भूता ओकरा से पकड़ लेगा, समझ के कि भाई फलना जातिया तो हमारा जाके काहे जलाया है, समझे कि नहीं? राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर देश के सरकार का अधिकार हो तो की कहेंगे? वैसा जिस पर कहीं से, वैसा संसाधन जिस पर देश के सरकार का अधिकार हो उसको की कहेंगे? जैसे आपको कहीं से कोई खनिज, जल संसाधन, मान लीजिए जल संसाधन, कौन संसाधन? हाँ संसाधन, चाहेगा तो नदी के जल को जो है कौन अंडर में ले लेगा? सरकार। खनिज संसाधन, अभी फिलहाल सुने हैं कि आलू के खेत में सोना का सिक्का मिला, एगो सोना का सिक्का मिला, डोजर लाके पूरा खेते को अगर खंदवा दिया, भारी गड़बड़ समस्या कर दी, भारी गड़बड़ समस्या कर दिया। अरे जी, मालिक आया बोला खंदवाया तब तुम ही भरो, समझे कि नहीं? तो वही राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। अगर खनिज हो गया, कहीं से खनिज मिल गया, हमरे खेत है उसमें मिल गया सोना चांदी, केकर हो गया? सरकार का हो गया। 3 को समझा? अरे समझे जी? संसाधन मैंने की बताया, तुम तीनों बताओ। संसाधन मैंने, संसाधन में क्या होता है? मैंने क्या होता है? कमाने का जरिया होता है, जो आदमी जिससे कमाता है वही संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, भूखंड, घर, इससे पैसा वैसा कमाते हैं। सामुदायिक भवन हो गया, भवन, सामुदायिक भवन गांव में रहता है, मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट समुदाय भर का पूरा होता है, खेल का मैदान। राष्ट्रीय संसाधन, जल संसाधन, खनिज देश का है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, दुनिया में 195 देश हैं। दुनिया में कितने देश हैं? दुनिया में जो है बाबू 195 देश है। कितने देश हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे? तो किसी भी देश के, किसी भी देश के 200 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, किसी भी देश के 200 किलोमीटर के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, कौन संस्था का? कौन संस्था का? हाँ, किसी भी देश के 200 किलोमीटर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या होता है? कौन संस्था का अधिकार होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मीन्स हो गया, मतलब हो गया सब देश का। ये भारत का आपका धनुषनुमा है, देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, छोटू स्क्रीन पर आ रहा है। ये भारत का धनुषनुमा है और यहाँ पानी है। भारत के दक्षिण में जाओगे तुमको कोई जगह नहीं मिलेगा, खाली समुद्र समुद्र। यहाँ से 200 किलोमीटर, यहाँ से 200 किलोमीटर, यहाँ से 200 किलोमीटर तुम मछली मार सकते हो, या तो मछली तुम बुला बुला के मार सकते हो, कि आज और मछली उन्हें जाओगे तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहेगा कहाँ जा रहे हो, तो उसके लिए पासपोर्ट वीज़ा चाहिए कि कने आप निकलें। और जब पूरे समुद्र में मछली मराएगा तो सब देश के सहयोग से मराएगा। ऐसा समझ में कि नहीं? तो भारत या तुम भी समुद्र में हिलोगे, घूमो नाव लेके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहाँ तक के? तुम रहोगे 120 किलोमीटर के अंदर, और 80 किलोमीटर के बाद अलावा पब्लिक का नहीं है, तो उन्हें हमारा रहेगा कौन चीज़? जल सेना रहता है।
तो यहाँ से 200 किलोमीटर ऐसे हो गया, और फिर ओकरो बगल 200 इन्हें हो गया, अगर चारों बगल 200 किलोमीटर अंडमान निकोबार के 200 हो गया। ठीक, हाँ ना, 200 किलोमीटर ही होगा जी, ज़्यादा होगा। ठीक है, कहानी आगे बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ गया कि ना, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर देश का अधिकार, बाकी समुद्र पर क्या कर अधिकार, सभ्य देश। बाकी नहीं ऐसा होता है कि ये जो है गाछ है, ये वृक्ष है तो पूरा टोला का है, पूरा मोहल्ला का, ऐसा होता है ना। ठीक उसी प्रकार से जितना समुद्र है, कोई भी देश है तो उसके 200 किलोमीटर तोड़ रहेगा, और बाकी क्या कर रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बेहुदा के करने हेल जाएगा, की करेगा, कहेगा समुद्र है हम तोड़ा देने जा रहे हैं। अब वो जी चुपचाप खड़ा होकर टुकुर टुकुर देखेगा कि हम तोड़ा देने जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हम, समझ रहे हैं कि नहीं, समझे कि नहीं। जैसे अगर ये अधिकार प्राप्त नहीं होता कि 200 मीटर किलोमीटर से बिना अलाव के नहीं जाएगा, तो कोई भी आदमी कहीं जाकर देश में नहीं हिलता, लेकिन बाहर खड़ा देखता कि नहीं रे तोरी के ही दक्षिण अफ्रीका हो रे, अरे तोरी के ही दक्षिण अमेरिका हो रे, समझ गए, ये उत्तरी अमेरिका है जी, इसका उत्तरी अमेरिका बड़ा देश कनाडा है जी, ऐसे देखता कि नहीं। अगर ये अलाव 200 किलोमीटर तक का नहीं रहता तो कोई दिक्कत होगा, ये समझे कि नहीं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कई प्रकार के, रीडिंग दोगे या नहीं दोगे, हाँ, जो नहीं, मास्टर का 1% विद्यार्थी के 99%, जो नहीं देगा वो नहीं समझेगा, है ना, वो मेरा आशीर्वाद है, समझे कि नहीं, बहुत अच्छे। व्यक्तिगत जिस पर किसी खास, देखिए हम तो ऐसे ही बता दिए, व्यक्तिगत वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार, भूखंड, घर, संपत्ति। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जो समुदाय भर का हो, तो सामुदायिक भवन, मंदिर, मस्जिद, शमशान, पूरे समुदाय झुंड वाला जाता है उस पर। राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिस पर देश के सरकार का अधिकार, उसको की कहेंगे, जैसे जल संसाधन और खनिज में जो पृथ्वी से कहीं कोयला मिल जाए, कहीं पेट्रोलियम मिल जाए, तुम चुपके सब तक निकालो, लेकिन सरकार जान लेगी तो फिर उसका हो जाएगा, ओके, उसको कोई फोन तन कर दे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसी भी देश के अगर समुद्र के किनारे है तो तट रेखा से 200 किलोमीटर तक क्या कर रहेगा, वो कर रहेगा। जब बेचारा विपत्ति उभी से आता है, जिससे समुद्र के जो किनारे वाला राज्य है बड़ी विपत्ति से आता है, अंधड़ पहाड़ के उधर आता है किनारे वाला, इतना ज़बरदस्त अंधड़ आता है ना कि मत पूछेगा। वो प्रचार में तुम लोग देखा होगा, एगो खंभा रहता है खंभा बउआ, हाँ, हिरोबा के सटवा फट जाता है अंधड़ा में, हिरोबे उड़िया जाता है, लेकिन खंभा के, लेकिन एगो सेंट मारले रहता है बेचारा फॉग, जैसी जो है फॉग मारले रहता है, वो लड़की बगल में उड़ीते जाती है, इससे पकड़ले रहता है और लड़कियों से उड़िया जा रही है, उसके बाद सेंटवा से और उसके तरफ फिर आकर्षित हो जाता है। अरे बेहुदा, ये फॉग का प्रचार था, सेंट ऐसा जो आपको आकर्षित कर ले, तबाह हालत है। कहानी आगे बढ़ता है, मिटा इसको। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, तो समुद्र में जबरदस्त तूफान आता है, जो कि किनारा है ना जी, बड़ी तूफान, अभी बताते हैं गुजरात और राजस्थान की कहानी। हर बच्चे के घर में भारत का मानचित्र, संसार का मानचित्र, राजनीतिक ले लो, भौगोलिक ले लो, राजनीतिक ही फिलहाल लो। भौगोलिक में ज़मीन कहाँ तक है, बोलिएगा कि राजनीतिक भारत का मानचित्र चाहिए, मानचित्र में ऊपर उत्तर, नीचे और दक्षिण, दाहिने तरफ पूर्व, बाएं तरफ पश्चिम। अगर वो भारत का संविधान का ले लीजिएगा, संसार का ले लीजिएगा, और साड़िए चिपकाएगा, रोज़ उठिएगा बैठिएगा, कम से कम नज़र पड़ेगा ना। अब कहेगा तमिलनाडु, तो तुम जम्मू कश्मीर तरफ थोड़ी देखेगा, नीचे देखेगा कि दक्षिण में तमिलनाडु, तुम कहाँ जाओगे, हमने दक्षिण जाओगे, है भी नहीं प्रॉब्लम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मिटा इसको। अरे बेटा जी, कल फिर पूछेंगे, ओके, किसी को दिक्कत। अब पढ़ते हैं हम लोग विकास के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा, किसके आधार पर बाबू, मजा आया या नहीं आया। बेहद सब प्रचारों बड़ी तगड़ा करता है। अब हम आपको बताते हैं विकास। विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते, किसके आधार पर बाबू, लो या। अब विकास के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होंगे, अब विकास के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होंगे, किसके आधार पर, विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। और उसी लिख के समझा देते हैं, कोई दिक्कत, परिभाषा याद हो लेकिन है, अब याद क्या करना, और मतलब समझ गए बस, याद हो गया। पहला है संभावी संसाधन, संभावी संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन।
तीसरा है भंडार संसाधन, वो संसाधन, संचित अब देखिए, जैसा कि नामे से पता चलता है, संसाधन में समझते हो धन, ये विकास के आधार पर, अभी पढ़े स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर 4 गो के अधिकार वो है, कहाँ कहाँ क्या क्या था, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अब हम जानकारी प्राप्त करें विकास के आधार पर, संसाधन 4 प्रकार के, संभावित संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, नाम बताएंगे क्षेत्र का, वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं और जिसको भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि आगे चलकर यहाँ पे खुदाई किया जाएगा और खनिज निकलेगा, तो उसे की कहेंगे, संभावित संसाधन। माने संभावना है लेकिन खोजा नहीं गया। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, हिमालयी क्षेत्र का, हाँ, हिमालयी क्षेत्र का ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि हिमालय क्षेत्र में खनिज को किया जाएगा, निकाला जाएगा, खोजा जाएगा ना। जैसे क्या हो गया, हिमालयी क्षेत्र का खनिज, कौन क्षेत्र का खनिज, जी हाँ, हिमालयी क्षेत्र का खनिज, कौन क्षेत्र का खनिज, जिस प्रकार से हिमालयी क्षेत्र का खनिज सरकार का है। हिमालय आपका कहाँ है, लो पहले देख लो, बहुत क्वेश्चन करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ रे, अरे बेहुदा गड़बड़ा गया। हम बनाते हैं, रोटी तो बनता था एक बार भारत के नक्शा, समझ गए ना, बनाते हैं भारत का नक्शा, बनता है रोटी, तो भारी गड़बड़ समस्या। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, है ठीक। ये वाला जो क्षेत्र है हिमालय है, क्या बेटा, भारत के 3 भाग में है। ऊपर वाला क्षेत्र पहाड़ी है, बीच वाला मैदानी है, नीचे वाला पठारी ऊंचा है। ऊंचा है इसी कारण समुद्र का पानी उसको नहीं उड़ा पाता है रे, नहीं तो समुद्र उसको ढक नहीं देता। चारों तरफ तो समुद्र ऊंचा है, 1000 मीटर ऊंचा, जाओगे तो बराबरी लगेगा तुमको, ऊंचाई तुमको समझ में नहीं, इसलिए ऊंचा, इसलिए उस पर गर्मी भी कस के पड़ता है ना, समझ रहे हैं। दक्षिण भारत जाओगे कहेगा वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है। अब पलस्तीन साइड से विषुवत रेखा भी करीब है, विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, नहीं जी, वाह। हिमालय क्षेत्र का खनिज समझे छोटू, तो सरकार का अधिकार जहाँ जहाँ तो भारत वाला हिमालय, तो जब खंदाई करेगा ना हो तो भविष्य में करेगा, संभावना है क्या निकलेगा, खोदेगा तो कुछ ना कुछ। कोई दिक्कत दोस्त, आगे बढ़े। हाँ एकदम है, नेपाल का भी कुछ पार्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है आपका, नेपाल में, माउंट एवरेस्ट कहाँ, नेपाल में, उसका नेपाल का भी हक है, तो उसका क्षेत्र में, जैसे नेपाल आपका यहाँ है, अब भारत में उसका हिमालय क्षेत्र भी 3 भागों में बांटा गया है ना जी। उसको भी कई भागों 9 क्लास में पढ़ना होता है। हिमालय पहाड़ा जो है कई प्रकार के, छोटका सबसे पहले शिवालक है, वो उच्च हिमालय है, और फिर मध्य में हिमालय और एक शिवालिक है। माने हिमालय भी ऐसे ऐसे है, ये बड़का यहाँ हुआ, फिर मंझला हुआ, माने छोटी ऐसे ऐसे पहाड़ा होवे ना हो, एगो उधर गिरिंडा वाला, एगो इधर वाला, 2 है ना, उसी प्रकार से हिमालय के एगो है जी 3 गो। कोई दिक्कत, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, फिर यहाँ नहीं बीच वाला, फिर लास्ट वाला 2-4 रास्ता के। कोई दिक्कत, माने पूरा जम्मू कश्मीर आपका पूरा पहाड़े है, ये है विकसित संसाधन। अच्छा, संभावित समझा, वैसा संसाधन जिसको जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसको भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना, उसे की कहेंगे, उसे की कहेंगे। कोई दिक्कत दोस्त, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज निकल सकता है भविष्य में। अब है विकसित संसाधन, कौन संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षणों उपरांत, ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षणों उपरांत उपयोग हेतु मात्रा में गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत, वैसा संसाधन जिसका कौन चीज, सर्वेक्षण समझते हो, जांच, वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है।
कि कितना इससे फायदा और कितना इससे, तो उसको विकसित संसाधन कहते हैं। और भविष्य में इसका पहाड़ का उपयोग किया जाएगा। भाई विकसित संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया गया, पता चल चुका है कि कितना घटा कितना फायदा इससे होता है, उसे की कहेंगे विकसित संसाधन। जैसे विकसित संसाधन में आगे चल के भविष्य में इसका विकास होगा कस के विकसित संसाधन, जैसे कौन ऊर्जा? हाँ, सौर ऊर्जा। गुजरात के भुज में, गुजरात के कोई जगह है जिसका नाम है भुज, वहाँ प्रकाश सूर्य का प्रकाश अच्छा पड़ जाता है, तो वहाँ गुजरात के भुज में सौर प्लेट आदमी लगा दिया। अब सौर प्लेट कहाँ लगा सकते हो? तो राजस्थान में, गुजरात में लगा सकते हो। आप पवन आओ कुंजी लगा सकते हो, पवन ऊर्जा। समुद्र से ज़बरदस्त हवा चलो है ना जी। अभी जैसे तुम लोग छतवा पर निकलोगे ना बउआ, हवा चलेगा। अभी से कल परसों शाम को अच्छा हवा चढ़ा था, बढ़िया लगता है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है हवा, और छत पर निकलोगे। लेकिन अगर समुद्र के किनारे वाले राज्यों में हवा चलेगा और छत पर निकलेगा न, उठा के दोसर का छत्ता पर पहुँचा देगा। अब पड़ोसिया कहेगा चोर है करके पीट देगा। इसलिए समुद्र के किनारे वाला में अगर हवा चले तो जो राज है कर्नाटक तमिलनाडु होकर छत पर टहलने का नहीं है न जी। हाँ, नहीं तो चोर साबित कर देगा, तो टहलते रहोगे दो सरका के छत्ता पर जाके, समझ गए कि नहीं। पेड़ा के पौलवा को उखाड़ के फेंक देता है, इतना कस के तूफान उधर आता है। तो ई तूफान का प्रभाव गुजरात और राजस्थान में पड़ता, तो वहाँ की लगा दिया पवन चक्की। कभी कभी मोटरसाइकिलिया पर पंखा ले जाते रहते हैं न, तो बेहदा पंखा घूर ले जाएगा बिना लाइन के, और अच्छा हिला देता है हवा के माध्यम से। तो ठीक, हवा चलता है उधर कस के तो लगा दो, बस घूरेगा, घर्षण से बिजली उत्पन्न होगा, कोई प्रॉब्लम। तो विकसित संसाधन में आ गया सौर ऊर्जा। और क्या चीज़? पवन चक्की रहता है, माने ऐसे लगा रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा खंभा, ओकरा में लगेगा 3 गो पंखा। तो उन्हें जने आदमी ने उन्हें हो सकता है जिन्हें हवा चलता है, किधरों लगा देगा हवा चलेगा, है ये अंदर फायदा है। बट अब तुम अपने छत्ता पर सौर ऊर्जा लगा दो, और छत्ता में पर जो प्रकाश का रोशनी एवं करे तो फायदा, मैंने सूर्य का प्रकाश एवं नहीं करे। भंडार संसाधन, वैसे संसाधन, भंडार संसाधन कितना खूबसूरत सा संसाधन है। ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, भंडार संसाधन किसको कहेंगे? वैसे संसाधन जो हमारे वातावरण में है, भंडार संसाधन किसको कहेंगे? वैसे संसाधन जो हमारे वातावरण में उपलब्ध है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, कंपनी बैठावे पड़ेगा, इसलिए उसको जो है भविष्य में उपयोग में लाए जाए की संभावना देखा जा रहा है। ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, है ना जी, और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम है, लेकिन उच्च प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित के रूप में देखा जा रहा कि भविष्य में इसको उपयोग में लाया जा सकता है। समझ रहे कि नहीं? ऐसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है और ये मनुष्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकता है, लेकिन उच्च प्रौद्योगिकी का अभाव में कि खूब पैसा लगेगा, बड़ा सा कंपनी बैठेगा, इसको सोच रहा कि भविष्य में ऐसा होगा जब कोयला पेट्रोलियम घटेगा तब, चूँकि ये जो है नवीकरणीय संसाधन खत्म होने वाला है। जैसे नदी जल से या समुद्र के जल से, जैसे जल से हाइड्रोजन प्राप्त करना, हाइड्रोजन धुआं रहित होता है ना जी, इससे भी गाड़ी चलेगा। तो उसके लिए वो उच्च तकनीकी चाहिए, मशीन चाहिए कि जल कैसे बनता है, H2+O H2O, ऑक्सीजन भी है उसमें, हाइड्रोजन भी है, तो मिल के जब हाइड्रोजन जलते रहता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, जब दोनों एक हो जाएगा तो बेहुदा क्या बन जाएगा? जल बन जाता है, भाप बन जाता है ना जी। तो जल में हाइड्रोजन है तो उससे निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत? आगे कहानी बढ़े। संचित कोष, अच्छा ये समझे, भंडार संसाधन वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, और मनुष्य के जरूरत का भी की करेगा? पूर्ति कर देगा। मनुष्य की जरूरत के भी क्या कर देगा? हाँ, पूर्ति कर देगा, लेकिन उसे किस रूप में देखा जा रहा है? भंडारित के रूप में, कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो जैसे नदी जल से हाइड्रोजन निकलेगा फिक्स है भविष्य में। संचित कोष संसाधन, ऐसे संसाधन, कौन संसाधन जी? जो तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसको संचित कोष संसाधन कहिएगा। सर तकनीक क्या? तो तकनीक का मीन्स होता है, तकनीक का मतलब होता है ज्ञान। तकनीक का क्या मतलब होता है? ज्ञान। जैसे नदी जल से बिजली उत्पन्न करना, क्या चीज उत्पन्न करना? वैसे संसाधन जिसको तकनीक के आधार पर, जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और जिसको तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, दिमाग लगा करके। जैसे नदी जल से बिजली उत्पन्न करना,
तो ये क्या हो गया जी, संचित कोष संसाधन। नदी जल से नदी पर बांध दोगे, ढेरों काम कर सकते हो जी, बिजली उत्पन्न कर सकते हो, मछली पालन कर सकते हो, दुश्मन के डुबा के मार सकते हो। चल हो नहीं भाई, अगर हम कहते हैं हाँ भाई इसका मौत जो है सांस फूलने से, खेती कर सकते हो, सिंघाड़ा खेती कर सकते हो, भैंस धो सकते हो, गेंदरा पीस सकते हो, बहुते काम कर सकते हो। नदी परिणामों को बहुदेशीय कहा गया कि ढेरों काम कर सकते हैं। समझ गए ना जी। विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। ओके, संभावी संसाधन वैसे संसाधन जिसको भविष्य में उपयोग लाए जाने की क्या हो, संभावना, उसको की कहेंगे। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, लास्ट बार देख लीजिए। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जो सर्वेक्षणों उपरांत यह पता लगा है, वैसे संसाधन जो जिसका सर्वेक्षणों उपरांत गुणवत्ता और मात्रा का की हो चुका है, निर्धारण हो चुका है कि क्या हानि करेगा क्या फायदा करेगा, निर्धारण हो चुका है, तो उसे की कहेंगे विकसित। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा डायरेक्ट फायदे, खाली हानि कुछ नहीं। भंडार संसाधन ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं लेकिन उच्च प्रौद्योगिकी के अभाव में भविष्य में देखा जा रहा है कि उपयोग में लाया जाएगा, जैसे जल से जो हाइड्रोजन प्राप्त करना। संचित कोष संसाधन वैसे संसाधन जो तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, दिमाग लगा करके लाया जा सकता है, उसको संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे नदी जल से बिजली उत्पन्न करना। चारों के परिभाषा खुद बताए कि नहीं, एक शब्द देखे ओकरे पर परिभाषा बिठा दिए कि किताब देखना पड़ा जी, उदाहरण सबका बताए, उदाहरण बैठा परिभाषा पर। परिभाषा तभी सही होगा जब उदाहरण पर बैठेगा, उदाहरण तभी सही होगा जब परिभाषा पर बैठेगा। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास से नहीं रहते नंदे, तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।